हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अब जो हमारा एग्जाम है 6 फरवरी को, तो हिंदी का है क्लास 10th वालों के लिए एमपी बोर्ड का। हम इसमें आपको बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ग्रामर से आते हैं। अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता है कि सर ग्रामर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे पढ़ें, कितना ग्रामर तैयारी करें। तो हम आपको ग्रामर की जो तैयारी है 100% हम आपको मोस्ट जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन है, ग्रामर के साथ साथ में आपको ऐसे वगैरह कौन कौन से आएंगे, एप्लीकेशन कौन कौन से आएंगे, संवाद लेखन वगैरह भी आते हैं, वो सारी चीजें हम आपको एक ये कंप्लीट वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। उसके आंसर जो भी स्टूडेंट्स जहां से भी आप लोग पढ़े होंगे, केवल आप लोगों को रिवीजन कर लेना है बस, होगा बाकी सारे क्वेश्चन आपसे यहीं से आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, हिंदी पद्य साहित्य के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पंथ, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है और इनके कालों की समय सीमा बताइए। तो आपके परीक्षा धन वगैरह में, बुक वगैरह में आपके दिया है हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ये ग्रामर जो हम बता रहे हैं ये तो 9th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। 9th 11th 12th सभी में समथिंग ग्रामर यही आती है। 11th 12th 11th ग्रामर थोड़ा सा बढ़ जाती है, बाकी ग्रामर टोटल यही रहती है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, हिंदी पद्य साहित्य के कितने भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, ये दिए गए हैं 4 भागों में बांटा गया। उनकी समय सीमा जो होती है, मतलब कौन सा काल कब से कब तक रहा, ये भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। वहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। यदि मान लीजिए अगर कि वीरगाथा काल का समय सीमा कब से कब तक थी, वो भी आप बता सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीतिकाल की विशेषता लिखिए एवं रीतिकाल के 4 कवियों के नाम तथा उनकी दो रचनाएं। इसमें है कि ये काल जो 4 काल होते हैं, इसमें से एक आता है कौन सा काल, रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। पहला तो रीतिकाल की विशेषता जो होती है, रीतिकाल की विशेषताएं कौन कौन सी है, और रीतिकाल के यदि विशेषता पूछ लेता है तो कवियों का नाम, हालांकि 2 नंबर क्वेश्चन आता है इसमें, 2 विशेषताएं कभी पूछ लिया। अब ये नहीं कि टोटली इकट्ठा में एक क्वेश्चन में 2-3 चीजें हमने आपको बताई हैं। इनके कवियों के नाम और इनकी जो रचनाएं होती हैं वो भी आपको पढ़ लेना, कम से कम 2-4 कवियों के नाम पढ़ लीजिए आप, इसके बाद उनकी 2 रचनाएं भी आप पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित की विशेषताएं एवं कवियों के नाम तथा रचनाएं लिखिए। जैसे हमारे पास क्या है, प्रगतिवादी काव्य है प्रगतिवादी काव्य है, तो प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं आप 2 पढ़ लीजिए, या कि फिर उनके 2 कवियों के नाम और उनकी एक की 2 रचनाएं आप पढ़ लीजिए। तो कवि के नाम पढ़ने से क्या होगा आपको, यदि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, किसी कवि का नाम लिख दिया, उन्हें आपको पूछ लीजिए जैसे केशवदास की 2 रचनाएं हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फिर इन द ब्लैंक में, तो आप उसको देख सकते हैं। ये हमने मोस्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसके साथ आपको डिग्री पढ़ लेना है। जैसे प्रयोगवादी काव्य है, इसकी आपको रचना कवियों के नाम, नई कविता जो है, तो नई कविता जो अब चल रही है, इसके कवियों के नाम और रचना पढ़ लेना है। इसी के बाद इसमें क्वेश्चन आता है, वर्तमान हिंदी साहित्य की विशेषताएं लिखें। तो आप इसमें वर्तमान हिंदी साहित्य जो चल रहा है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, आप 2 विशेषताएं पढ़ लीजिए, बस 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं अधिकतर। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, ये भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रीतिकाल में जो अधिकांशतः जो कवि थे, उन्होंने श्रृंगार रस के बारे में वर्णन किया, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इसके आंसर भी आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है, उनकी समय सीमा। आधुनिक काल जो अब चल रहा है, तो आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। उन सब की आपको समय सीमा भी याद रखना है। भारतीय युग कब से कब तक रहा, द्विवेदी युग कब से कब तक रहा, छायावादी युग कब से कब तक रहा, ये सभी क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चन को ढूंढने में आसानी ना हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि रीतिकाल। इस हिंदी पद्य साहित्य में रीतिकाल से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। रीतिकाल की कितनी काव्य धारा है, ये भी आप रीतिकाल की कितनी काव्य धारा है, 3 काव्य धारा है। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है। गद्य किसे कहते हैं, इसकी विधाओं के नाम लिखिए। अब गद्य की कितने विधा है, गद्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आप 2-3 तरह के कवियों के अनुसार, लेखक के अनुसार गद्य की परिभाषा पढ़ सकते हैं सब आप, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। इसकी विधाएं कितनी है, तो 2 विधा है, प्रमुख विधा, गौण विधा। तो प्रमुख विधा कौन कौन सी है वो आप पढ़ लीजिए, और गौण विधाएं कौन कौन सी हैं वही भी आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे पेपर में आ जाता है कि गौण विधा लिखिए, बच्चे डाउट हो जाते हैं कि हम कौन सी विधा लिख रहे हैं। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना कि प्रमुख विधा है कि गौण विधा, तो दोनों को अलग अलग, तो कितनी विधाएं होती हैं, 2 होती है ना। अब उनमें कौन कौन होता है वो आपको देख लेना है।
फिर निबंध किसे कहते हैं, दो निबंधकारों के नाम। निबंध की परिभाषा आपको, जैसे बाबू गुलाब अक्सर कभी बहुत पूछ लेता है, कवियों का नाम लिख दिया कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा बताइए। आपको थोड़ा सा निबंध फिर याद रखना है, निबंध की परिभाषा क्या होगी। तो निबंधकारों के नाम, कोई भी दो निबंधकारों के नाम पूछ लेगा आपसे, दो निबंधकारों के नाम लिखिए, उनकी एक एक रचना बताइए, तो फिर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार से कहानी की परिभाषा पूछेगा, कहानी किसे कहते हैं, दो कहानीकारों के नाम और उनकी दो दो रचनाएं लिखी है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। समथिंग गद्य में सभी की परिभाषा पढ़ सकते हैं। निबंध कहानी बस से मतलब नहीं है, नाटक की परिभाषा पढ़ लेंगे, उसकी विशेषताएं, कवियों के नाम, विशेषताएं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अंतर अभी हम आपको अंतर भी बताएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अंतर है, वो अंतर आप पढ़ लेंगे तो विशेषता में आप लिख सकते हैं। हिंदी के प्रमुख नाटककारों के नाम व उनकी दो दो रचनाएं लिखी, ये भी आपने बता दिया आपको। फिर इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन बनता है, शब्द गुण किसे कहते हैं। शब्द गुण और शब्द शक्ति, ये दोनों आगे चल के क्वेश्चन आपको शब्द शक्ति का भी मिलेगा, तो वो भी आपको याद रखना है। शब्द गुण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द गुण कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुरी गुण। उन तीनों की आप परिभाषा पढ़ लीजिए, तो तीनों के आप उदाहरण पढ़ लीजिए, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा, अब जैसे एग्जाम में रस भी आता है, रस के बारे में क्या क्या चीजें पूछ सकता है, रस की क्या परिभाषा होती है, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। रस की परिभाषा भी आप पढ़ सकते हैं, और इनके स्थायी भाव कौन कौन से, सभी रस, जैसे हमारे पास 10 हो गए रस, श्रृंगार रस, भाव। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, रस के बारे में हमने आपको बता दिया, रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, अंगों के नाम लिखिए, ये सारी चीजें। अब हम क्या देखेंगे कि रस महत्वपूर्ण जो है, रस कौन कौन से रस हैं जो कि हमारे एग्जाम पे आते ही हैं, कि हमें पता हो कि यही हमारे आएंगे, तो इनमें से हम दो चार आपको एग्जाम्पल बता दिए। जैसे आप शांत रस का देख सकते हैं, रौद्र रस देख सकते हैं, वीर रस देख सकते हैं, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया। यही आपके जो दो चार रस के बारे में हमने आपको बताया है, यही आपको रस इसमें देख लेना है। इसके बाद और समथिंग यही से आता, सबकी परिभाषा भी एक होती है कि सहृदय के हृदय में, जैसे हम श्रृंगार रस का आपको बता रहे हैं कि सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां श्रृंगार रस होता है। तो इसी प्रकार से सभी में आप शांत रस को भी आप बता सकते हैं, सभी की परिभाषा आपको पढ़ लेना है, सभी के उदाहरण आपको पढ़ लेना है। इसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन, तो फिर नंबर क्या है, छंद। छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो छंद के ऊपर परिभाषा पढ़ लेना है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, दोहा, चौपाई, सोटे, इसको छंद बोलते हैं, जबकि नहीं। छंद के कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से छंद होते हैं, मात्रिक छंद, और दूसरा कौन सा हो जाता है, वार्णिक छंद। कौन सा होता है, वार्णिक छंद। ये आपको जरूर याद रख लेना है। फिर मात्रिक छंद के प्रकार कौन कौन से हैं, वार्णिक, इसको सबसे डीपली देख लीजिएगा। फिर कौन सा हमारा है, रस हमने बता दिया आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, शांत, रौद्र, वीर, हास, करुण, श्रृंगार, ये आपको देख लेना है, एक एग्जांपल देखना है। फिर हमारे पास 16 नंबर क्या है, अलंकार की परिभाषा आप पढ़ लीजिए, अलंकार किसे कहते हैं, या इसको परिभाषित कीजिए, उनके भेद बताइए। अलंकार के भेद होता प्रकार, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं वो आपको बताना है। और उसके साथ साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट अलंकार कौन कौन से हो गए, मानवीकरण अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, और तीसरा कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति। ये तो आपको पता ही हो गया, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति बहुत तरह है, बस थोड़ा सा आपको पुनरुक्ति प्रकाश और मानविक अलंकार, ये दोनों अलंकारों पे ध्यान देना होगा। ये चारों अलंकारों की आपको परिभाषा पढ़ लेना है, और परिभाषा के साथ में आपको क्या पढ़ लेना है, इनके उदाहरण को भी आपको पढ़ लेना है। फिर हमारे पास 17 नंबर में क्या आता है, चार महाकाव्य और चार खंड काव्य। क्या कहते हैं, चार महाकाव्य और चार खंड काव्य के कवियों के नाम तथा उनकी दो दो रचनाएं लिखिए। तो हम यहाँ देखेंगे चार महाकाव्य, चार खंड काव्य, तो आप ये देख सकते हैं कि चार हम इसलिए आपको बता रहे हैं, चार चार हम आपको क्यों बता रहे हैं करने के लिए, मान लीजिए हम चार चार आपको नहीं बता, दो दो बता दें, आपके एग्जाम में आ गया चार चार, तो आप भी कहेंगे कि सर हमें आप दो बताए थे तो चार आ गए, इसीलिए हमने आपको चार, तो चार महाकाव्य के आप पढ़ लीजिए कवि कौन कौन से हैं, चार खंड काव्य कवि कौन कौन है, और उनकी रचनाएं, दो दो आपको रचनाएं पढ़ लेना, केवल आपको दो दो रचनाएं पढ़ना है, बस ज्यादा इससे पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर अब इसके बाद बात आती है कवि परिचय में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कवि परिचय हैं, कौन कौन से लेखक परिचय हैं, हम देखेंगे कवि परिचय बारे में कि इंपोर्टेंस हमारे कवि परिचय हैं कौन कौन से। तो आप पढ़ लीजिए सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
और नागार्जुन। ये 4 आपको केवल कवि परिचय पढ़ना है। हम अगले वीडियो में इसको हम ट्रिक से बताएंगे कि किसी कवि का, किसी भी कवि का परिचय आए आपको वही लिखना है। ये वीडियो हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम केवल 2 ही चीजें बताएंगे, जिसमें कवि परिचय और लेखक परिचय का ट्रिक बताएंगे कि किसी कवि है वही आपको लिख देना है। इसके बाद फिर लेखक परिचय हमारे पास कौन कौन से हैं, तो इसका पढ़ सकते हैं। स्वयं प्रकाश का पढ़ लीजिए, मन्नू भंडारी, यशपाल, यतेंद्र मिश्र। इस बार चांसेस यतेंद्र मिश्र जी के हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। तो हमने आपको 4 बताया है। तो रचनाएं तो आपको 2-2 रचनाएं पढ़ना है, 2 से ज्यादा आपको रचनाएं नहीं पढ़ना। इनमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये है। आपको पता है सूरदास जी की रचना भी सरल है, सूर सागर सूर सारावली। तुलसीदास जी की रचना कवितावली, गीतावली, दोहावली, सूर्यकांत त्रिपाठी, राला नागार्जुन। इजी है, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मेहनत ना करे सारी चीजें बन जाए। अब हमारा आता है इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या आता है? अंतर। अब ये अंतर कितने नंबर के आएंगे? 2-2 नंबर के अंतर। सभी कितने आते हैं? अंतर कितने नंबर के आएंगे? ग्रामर समथिंग आपकी 2 नंबर की ही आएगी। अंतर सभी। अब मोस्ट अंतर कौन देखे तो वेरी मोस्ट कौन सा है हमारा? सबसे पहले आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर पढ़ना है। महाकाव्य खंड काव्य में आप 4 अंतर पढ़ लीजिए तो 2 नंबर, 2 हालांकि 2 ही 3 एरिया पढ़ सकते हैं, सभी सेट है। 3 एरिया पढ़ लेंगे, मान लीजिए कोई भूल भी गए दी एक अंतर, 2 आप लिख सकते हैं आसानी से। ये आपको ध्यान देना। फिर कौन सा आ जाता है? कहानी और उपन्यास में अंतर आप देख लीजिए। कहानी उपन्यास में क्या अंतर होते हैं? यदि विशेषता पूछेगा तो आप जो अंतर पढ़े रहेंगे वहीं से आप तुझे तार के लिख देंगे तो विशेषता हो जाएगी। फिर आप पढ़ लेंगे आत्मकथा और जीवनी में अंतर आप देख लीजिए। आत्मकथा जीवनी में क्या अंतर है? इसके बाद संस्मरण और रेखा चित्र में भी अंतर आप देख सकते हैं। अंतर इजी है, हमने आपको मोस्ट सभी में अंतर हमने आपको बता दिया। इसके बाद और अंतर यह देख लेंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में अंतर दिए गए हैं। कौन कौन से अंतर दिए गए यहाँ पे? इसमें ये कौन सा अंतर आ गया? संधि और समास में अंतर आप देख लीजिए। संधि समास क्या होते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि, 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। एक एक उदाहरण आप लिख दीजिए तो इजी हो जाएगा। नाटक कांकी में अंतर लिख दीजिए। नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं, कांकी में केवल 1 अंक होता है। एक एक उदाहरण आप लिख दीजिए, वही अंतर आपका बन जाएगा। फिर कौन सा? पाठ में तक गेहूं तक में आप अंतर पढ़ सकते लिख सकते हैं। अगला क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर। अकर्मक क्रिया कौन कौन सी है और सकर्मक क्रिया कौन कौन सी है, इनमें आप अंतर बता सकते हैं। क्रिया के भेद होते हैं। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर आप बता सकते हैं। इनमें आप लिख सकते हैं स्थायी भाव की संख्या कितनी है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। दोनों की परिभाषाएं लिख दीजिए। रस में आप पढ़ेंगे, इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? जब आप रस को आप डीपली पढ़ेंगे परिभाषाएं तो दोनों को आप लिख सकते हैं। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर भेद बताइए, मतलब दोनों में डिफरेंट अंतर बताइए। श्रव्य काव्य सुना जाता है, दृश्य काव्य को देख करके आनंद लिया जाता है। श्रव्य काव्य के प्रकार कौन है, दृश्य काव्य के कौन है, ये आप लिख के बता सकते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति, ये देखिए आप इसमें से संधि समास ये थोड़ा सा मोस्ट होता है और यहाँ पे अक्सर ये घुमा के देता है। ये ग्रामर से ये आपको घुमा के क्वेश्चन देता है या पढ़ना कि मुहावरा, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होते हैं। मुहावरे लोकोक्ति है क्या और दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ग्रामर की चीजें हम बता दिए, जो भी बचे होंगी वो भी हम आगे बता देंगे कि क्या क्या हमारे इसमें आ सकता है ना, कौन कौन चीजें आ जाएंगी, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? पत्र लेखन देखेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन पे हम देखेंगे कि पत्र लेखन में कौन कौन से जो पत्र लेखन है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकतर आपको कैसे बड़े भाई, जैसे बड़े भाई की शादी है उसके लिए आपको पत्र आ सकता है। हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पत्र लेखन में तो क्या है कि अपने प्रिय मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। आपका कोई दोस्त है जो कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है आपको क्या करना है? अपने दोस्त मित्र को क्या करना है? बधाई देना है। जब मित्र को अपने बधाई देना है तो आप पैसे देंगे तो उसके लिए आपको एक पत्र आ सकता है। इसका कौन सा आ सकता है? अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने तो अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपके बड़े भाई की शादी है और अपने दोस्त को आप इनवाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या आता है? दोस्त को बुलाने, उसके लिए मित्र को आप पत्र किस तरीके से लिखेंगे वो भी आप देख लीजिए, फॉर्मेट आपकी बुक में दिया है। फिर अपने विद्यालय के प्रचार को शुल्क मुक्ति के लिए, यह अधिकतर देखा जाता है शुल्क मुक्ति के लिए आता है, आवेदन कीजिए, ये भी आप देख लीजिएगा। किसके लिए आवेदन लिखना होगा? अपने प्रचार को आवेदन लिखना होगा। फिर एक इसमें से कौन आ सकते हैं? जैसे लाउड स्पीकर, इस टाइम पे देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर का हो गया, प्रदूषण का हो गया, गंदगी का हो गया, साफ सफाई के लिए हो गया, ये 2-3 मोस्ट है। जैसे इसमें आपको बता दें फोन नंबर ये मोस्ट हो गया,
मोस्ट हो गया और एक ये मोस्ट, ये अधिकतर आते हैं, आपको याद रखना है। लाउड स्पीकर बंद करना है, ठीक है ना। तो आप जिलाधीश अधिकारी को आपको क्या करना है, आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद अपने नगर के नगर पालिका अधिकारी को, नगर पालिका अधिकारी है तो अपने आपके वार्ड में जो गंदगी है उसको दूर करवाना है। उसके लिए आपको पत्र लिखना पड़ेगा, शिकायती पत्र, शिकायत करना है कि हमारे मोहल्ले में गंदगी है, नगर पालिका अधिकारी को आपको आवेदन देना होगा। इसके बाद 7 नंबर में क्या है, क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य भोपाल के 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति आपके इसमें आ सकता है। जैसे आपने एग्जाम दिया, आपकी पास वगैरह मार्कशीट वगैरह आई, अंक सूची आई आपकी, मान लीजिए अंक सूची आपकी गुम गई, आपकी बोर्ड एग्जाम की अंक सूची गुम गई, तो आप कैसे मंगाएंगे, उसके लिए आपको आवेदन पत्र देती है। ये जो हम बताएंगे 4, 5, 6, 7 नंबर, ये आप आसानी से देख सकते हैं। यहीं से कोई एक क्वेश्चन, कोई एक पत्र लेखन आ सकता है कि कोई अपने थोड़ा सा घुमा के दे दे तो आएगा इसी तरीके से। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, निम्नलिखित विषयों में एक निबंध लिखना, लगभग 120 शब्दों में आपके इसमें निबंध आता है, 4 नंबर का आता है, 4 नंबर से ज्यादा नहीं आता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि निबंध हमारे इसमें कौन कौन से हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम पे चल रही कंडीशन, उन कंडीशन को आपको ये देखना है कि वर्तमान समय में कंडीशन क्या चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जल जीवन का संकट, ये भी आप पढ़ सकते हैं। भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है, वो भी आपको देखना है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि एग्जाम वगैरह होते हैं तो 50% से प्लस जो अधिकतर 100 में से कम 60 से 70 जो होती है वो कौन होती है, महिलाएं होती हैं। दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है, दहेज प्रथा। वन संरक्षण हो गया, कंप्यूटर का महत्व हो गया, कंप्यूटर के यूजेस क्या होते हैं, आजकल देख सकते हैं कंप्यूटर का आविष्कार बहुत चल रहा था, हम सब मोस्ट ही बताएं। अब इनमें से नहीं कह सकते हैं कि यही वाला जाएगा यही वाला, क्योंकि बेटा हमने तो पेपर बनाया नहीं, ये केवल हम आपको गेसिंग क्वेश्चन बता रहे हैं। ये जो हमारा 8 साल का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव हो रहे हैं ये भी आपको देख लेना है। वर्तमान शिक्षा नीति जो चल रही है इसमें आपके बदलाव क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद संवाद लेखन आप किसमें आता है, तो संवाद लेखन किसका किसका आ सकता है ये आप देख लीजिएगा। संवाद लिखा जैसे कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच दोनों में क्या लिखना है, संवाद लिखना है। शिक्षक और विद्यार्थी में संवाद, जैसे कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के बारे में हमें देखना है कि कंप्यूटर का उपयोग जैसे होता है तो शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट से, और स्टूडेंट्स को बताना है कि उपयोग इसका कहाँ पे हो रहा है। देखिए कंप्यूटर के उपयोग के बारे में दिया है, तो कंप्यूटर का उपयोग, इसमें कंप्यूटर के उपयोग की जगह पे कंप्यूटर के आविष्कार, जो कंप्यूटर का आविष्कार होता है, तो ये शिक्षा किसके किसके बीच में, इसमें जो संवाद आ सकता है वो आ सकता है टीचर और स्टूडेंट के बीच। तो टीचर स्टूडेंट के बीच में आपको संवाद आ सकता है। तो दोनों चीजें आपको पढ़ना, कंप्यूटर का उपयोग और कंप्यूटर का आविष्कार। फिर आ जाएगा इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट का यूज क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए वर्तमान का जो समय है, बिना इंटरनेट के बिना कुछ भी संभव नहीं। कोविड-19 के बारे में, हालांकि पुराना हो गया है, फिर भी आप देख सकते हैं इसके बारे में। ये पर्यावरण की सुरक्षा जो होती है उसके बारे में, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए इसके बारे में संवाद आ सकता है। और जो खेल आजकल देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट वगैरह होते हैं, तो स्पोर्ट्स में आप देखेंगे कि जो वर्तमान में चल रहा है, तो खेल के बारे में भी दे सकता है कि खेल का हमारे जीवन क्या महत्व है। तो ये दो लोग, टीचर जो होते हैं और स्टूडेंट, उनके बीच में संवाद दे सकता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर इसके बाद अनुच्छेद लेखन आ जाएगा। अनुच्छेद जैसे आ जाएगा, किसके बारे में अनुच्छेद आ सकता है ये आपको याद रखना है, अनुशासन और महत्व के बारे में। अनुशासन महत्व का अनुच्छेद आ जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी है, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है इसमें, क्या चीजें उसमें से हट रही हैं, क्या चीजें जुड़ रही हैं, ये आपको सारी चीजें यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी आपको देखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या क्या चीजें होती हैं, ये भी आपको अनुच्छेद पढ़ लेना है। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोस्ट टॉपिक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आप देख लीजिएगा। और किसी खेल का वर्णन, खेल के बारे में जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए खेल के बारे में यदि हम नहीं देखेंगे, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद कुछ ग्रामर की चीजें बच गई थी जो कि अब हम यहाँ आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉमन, 1-2 नंबर के आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनते हैं। ये आपको याद रखना है। तो जैसे ग्रामर में पहला क्या आ गया हमारे इसमें, संधि। संधि के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि संधि से क्या क्या चीजें पूछ लेगा, संधि से क्या क्या चीजें पूछेगा, है ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे संधि में हम देखेंगे तो संधि किसे कहते हैं, ये आपको इसकी परिभाषा जो होगी क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा पढ़ लेना है।
संधि कितने प्रकार की होती है ये भी आपको पढ़ लेना है ना। और इसके क्या पढ़े, सभी संधि की जो होगी वो आपको एग्जाम्पल पढ़ लेना है। एग्जाम्पल पढ़ लेना सभी संधि, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें आपको एग्जाम्पल आ सकता है तो आपको याद रखना है। इसमें आपको संधि विच्छेद करने के लिए पूछ लेगा कि यार संधि का नाम लिखे, बोलेगा कौन सी संधि है, तो उदाहरण दिया पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार से आप समास के बारे में पढ़ लीजिएगा, समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, या कि मान लीजिए कहते हैं दशानन, दशानन में कौन सा समास है, या कि दशानन का समास विग्रह कीजिए, ये भी आपको याद रखना है। वाच्य पूछ लेगा, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, और वाच्य में परिवर्तन पूछेगा, जैसे आपको कर्ता वाच्य में दिया है, बोलेगा कर्म वाच्य में चेंज कीजिए, भाव वाच्य में चेंज किए, या कि एग्जाम्पल लिख देगा, बोलेगा किस प्रकार का वाच्य है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर आ जाएगी क्रिया, क्रिया विशेषण, मुहावरा आते हैं आपके एग्जाम पे, आपको याद रखना है। मुहावरे बोल दे 2 नंबर क्वेश्चन आता है, मुहावरा कोई भी लिख दिया है उसको पूछ गया कि मुहावरा, इसका मुहावरा करिए, है ना। और फिर अनेकार्थी शब्द आते हैं, इसके बाद फिर ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब एक कोई शब्द लिखा गया है, उसके लिए आपको जो कभी ना मरे इसे क्या कहते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, अमर, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो एक शब्द में उत्तर क्या हो गया, अमर हो गया। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। ये कॉमन है, ये आते ही आते हैं, 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारी चीजें आती हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। इसके बाद अब हम ये नहीं बता रहे हैं कि मोस्ट आपका कौन सा गद्यांश आ जाएगा, कौन सा पद्यांश आ जाएगा, मतलब आपको यदि गद्यांश पढ़ना है तो किस कितने पार्ट का आ सकता है, तो हम आपको ये बता रहे हैं, ज्यादा तो नहीं, पर 1 से लेकर के 3 पार्ट तक के आप गद्यांश पढ़ लीजिए। आप 1 पार्ट से लेकर के 3 पार्ट तक में आपके बुक, आप 1 से लेकर 3 पार्ट तक में आप क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले बात तो आपको चैप्टर का नाम पढ़ लेना, उस चैप्टर के कवि और लेखक का नाम पढ़ लेना, उस चैप्टर में दिया किसके बारे में वो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, तो आगे की चीजें लिखना आसान होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, गद्यांश आ जाएगा, आपके गद्यांश में आपके लिखने के लिए आएगा इस संदर्भ सहित सब प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसकी फिर व्याख्या करना है ना, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। फिर संदर्भ में यही चीज लिखिए, प्रस्तुत करते पंक्तियां कहाँ से ली गई, किस पाठ से ली गई है, और उसके लेखक या कि कवि कौन, तो गद्य बोलेगा तो कवि, पद्य बोलेगा तो, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि यदि आपको कवि का नाम, लेखक का नाम नहीं पता होगा और पाठ का नाम नहीं पता होगा, किसके बारे में दिएगा ये पता नहीं होगा, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर इसी तरह से पद्यांश में भी आ सकता है, सप्रसंग से व्याख्या, भावार्थ, उसका अर्थ लिखना है, ये आपको याद रखना है। फिर गद्य खंड के प्रश्नोत्तर भी आपके आ सकते हैं, इसी तरह से पद्य खंड के प्रश्नोत्तर आ सकते हैं, जैसे कि क्षितिज आपके भाग 1 है, क्षितिज में भाग 2 है, और कृतिका का भाग 2 है। कृतिका में आपको बता रहे हैं, कृतिका में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टोटल इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। क्योंकि जैसे क्षितिज और कृतिका में हमारी ग्रामर वगैरह बहुत सारी चीजें कम है, लेकिन कृतिका से केवल 2 नंबर हिसाब से 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो 8-10 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको देख लेना है। ये आपके किससे हो जाएगा, क्षितिज, या फिर क्षितिज से तो आएंगे, क्षितिज के 2 भाग हैं, कृतिका से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो हमने आपको सभी क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, हम आपको केवल जो बुक के आपके क्वेश्चन हैं, बुक के क्वेश्चन आंसर नहीं बताए हैं, क्योंकि बुक के क्वेश्चन आंसर इजी होते हैं। जब बुक को आप एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन, यदि आप बुक पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे बुक, आपको प्रश्न उत्तर लिखना एकदम आसान हो जाएगा। यहीं से टोटल आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और इसमें अभी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लेखक परिचय, कवि परिचय, किसी का भी कवि परिचय आए वही लिखना है, केवल रचना चेंज करना होगा। किसी का भी लेखक परिचय आए वही लिखना होगा। तो कवि परिचय, लेखक परिचय बारे में अगले वीडियो में हमारी आपसे बात होगी, डिस्कस अपन यहाँ वीडियो करेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी है तो जो लोग यदि जुड़े हैं हमारे चैनल पे तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। थैंक यू।